द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको अपने वर्ड में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? व्हाट वेयर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज? मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे यहाँ इंडिया में लगाया, उसका क्या असर पड़ा. The main focus of the economic policies pursued by the colonial government was to make India a mere supplier of Britain's own flourishing industrial base. मतलब कि ब्रिटिशर्स का जो मुख्य मकसद था कि भारत को एक ऐसा तंत्र के रूप में व्यवहार करो जिससे उनका अपना जो बेस बैक कंट्री ब्रिटेन है यूरोप में, उसका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग हो. इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कि उसको रॉ मटेरियल्स मिलता रहे उनके इंडस्ट्रीज़ को, एंड फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद जो सरप्लस प्रोडक्ट उधर नहीं बिके उसके लिए इंडिया एक मार्केट के रूप में भी खड़ा हो. यही दो मेन मकसद था किसका? ब्रिटेन का. द पॉलिसीज वेर कंसर्न्ड मेनली विद द फोर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट फॉर देयर होम कंट्री. मतलब और सारी पॉलिसीज उनकी, सारी योजनाएं, सारा चाल, सारी साजिशें इसी बात को दुरुस्त करती थी, फोर्टिफाई करती थी कि कैसे उनका होम कंट्री एडवांस हो, ज़्यादा मजबूत हो इकोनॉमिकली. द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वे आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड. और भारत के हितों को तो एकदम अनदेखा किया गया. सच पॉलिसीज ब्रॉड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी बाय ट्रांसफॉर्मिंग it to a supplier of raw materials and consumer of finished products from Britain. और इसके चलते, अंग्रेज़ों की साजिश के चलते, इस खतरनाक नीति के कारण भारत जो था वो धीरे धीरे एक ऐसा इकोनॉमी बन गया कि वो सिर्फ वो रॉ मटेरियल्स का सप्लायर रह गया और ब्रिटेन में बनी हुई इंडस्ट्रीज़ के फिनिश्ड प्रोडक्ट का कंज्यूमर रह गया. तो इस तरह की जो खतरनाक सीवियर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ था ब्रिटिशर्स के इंडिया के खिलाफ, उसका क्या असर पड़ा? फर्स्ट, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सारे ब्रिटिश शासनकाल में भारत का जो आर्थिक विकास था वो धीरे धीरे स्लो होता गया. एज पर सम रिसर्चर्स, Indian economy grew at even less than 2% during 1900 to 1950. मतलब और कुछ रिसर्चर लोगों ने तो ऐसा खोजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो लास्ट पर अंग्रेजों के जाने के अंतिम 50 सालों में, यानी 1900 से 1950 के बीच में, तो 2% से भी कम से सालाना ग्रो कर रही थी. The reason for such a low level of development was that the British government was more concerned with the promotion of economic interest of their home country. यही रहा. और इसके पीछे का सारा मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स को बस अपने ही देश ब्रिटेन की चिंता थी. वो भारत पे शासन तो कर रहे थे, भारत के रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे थे, भारत को कंज्यूमर के रूप में यूज़ तो कर रहे थे, बट उनके दिल में भारत के प्रति कहीं श्रद्धा, रिस्पेक्ट, आदर नहीं था. Consequently, the colonial rule transformed India's agriculture sector to a mere supplier of raw materials for the British industries. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वही भारत एक रॉ मटेरियल का सप्लायर और कंज्यूमर्स हो गया उनके फिनिश्ड गुड्स का. दिस नॉट ओनली अफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो ruined द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटन इंडस्ट्रीज. और इसके कारण क्या हुआ? भारत का जो खेती का उत्पादन का तरीका था, पैटर्न था, वो भी डैमेज हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स फार्मर्स को, पीजेंट्स को या जमींदार्स को डायरेक्शंस देते थे जिस तरह की खेती करवाने के लिए, उसी तरह की खेती मजबूरन फार्मर्स को करना पड़ता था. और भारत में जो एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट था, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको भी उन्होंने रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया. These manufacturing units faced a stiff competition from
द ब्रिटिश मशीन मेड टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स। और हुआ क्या, एक तो भारत का जो कॉटेज इंडस्ट्री वो चौपट कर दिया गया, और बाद में ब्रिटेन से बने हुए मशीन के गुड्स जो कि काफ़ी फिनिशिंग अच्छे थे, देखने में बढ़िया थे, उनके पैकेजिंग अच्छी थी और चिपट भी पड़ते थे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत का ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत में एक ऐसा तबका भी तैयार किया जो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, इसकी कैंपेनिंग करे। तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा। बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पिछड़ती गई। अंडर द कॉलोनियल रूल, India was basically an agrarian economy employing nearly 85% of its population. Nevertheless, the growth of the agriculture sector was meager. कॉलोनियल रूल में भी भारत जो था एक एग्रेरियन इकोनॉमी ही थी और करीब 85% आबादी खेती पर निर्भर करती थी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास नहीं के बराबर था। दिस वॉज due to the prevalence of various systems of land settlement, particularly zamindari system. Under this system, the zamindars were required to pay very high revenue lagan to the British government, which they used to collect from the peasants, landless laborers who were actually cultivating. मतलब भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जमींदारी सिस्टम था वो भी इसके लिए दोषी था। इस सिस्टम में ज़मींदार जो ज़मीन के मालिक बना दिए जाते थे वो बहुत हाई लगान ब्रिटिशर्स को देते थे, और इसलिए ज़मींदार को फोर्स होकर के किसानों से भी और ज़्यादा हाई टैक्सेस लेना पड़ता था, रेवेन्यू लेना पड़ता था, जिससे कि उनका अपना भी इनकम अच्छा रहे ब्रिटिशर्स को देने के बाद। द ज़मींदार्स वर मेनली कंसर्न्ड विथ extracting high revenues from the peasants but never took any steps to improve the productivity of the land. और जमींदारों का ध्यान हमेशा ये रहता था कि पीजेंट से इतना टैक्स लिया जाए, इतना रेवेन्यू लिया जाए, लगान लिया जाए कि ब्रिटिशर्स को देने के बाद उनके पास भी बचे और उनका लाइफ कंफर्टेबल हो सके। वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि पीजेंट्स का फार्मिंग लाइफ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छे हो। मोरओवर, इन ऑर्डर टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज with cheap raw materials, the Indian peasants were forced to grow cash crops such as indigo, cotton, etc. instead of food crops such as rice and wheat. और देखिए, और ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने जमींदार्स के थ्रू से भारतीय किसानों पे, पीजेंट्स पे ये दबाव डलवाया कि वो अपनी मन की मर्जी के हिसाब से खेती नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों की खेती करेंगे जो ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज़ बैक अपने ब्रिटेन में, उनको जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए वही खेती करनी पड़ेगी, और वो था इंडिगो एंड कॉटन, और इसके बदले में राइस और वीट की खेती को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। दिस commercialization of agriculture not only increased the burden of high revenues on the poor peasants but also led India to face shortage of food grains. देखिए, ये जो एग्रीकल्चर का तो कमर्शलाइजेशन हो गया, लेकिन उसको मेयर प्राइस में, चीपर प्राइस में ब्रिटिशर्स लोग खरीद लेते थे फार्मर्स से, और उनका इकोनॉमिक कंडीशंस खराब ही रहता था। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये जो कैश क्रॉप इंडिगो और कॉटन की खेती होने लगी, इस तरह से जो बेसिक फूडिंग मटेरियल्स थे, वीट एंड राइस, इसका शॉर्टेज इंडिया में होने लगा, और इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और प्रिमिटिव स्टेज में ही रहा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड पॉइंट। ब्रिटिशर्स के पॉलिसी का एक और असर पड़ा कि भारत एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज हो, यानी जो भी थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे वो सब चौपट कर दिए गए। अब कैसे, हाउ, लेट अस सी। इंडिया फेल्ड टू डेवलप अ साउंड strong industrial base during the colonial rule. The status of industrial sector during the British rule can be well defined by the term systematic deindustrialization. अब देखो बता रहा क्या कि भारत एकदम फेल कर गया एक अच्छा और मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने में ब्रिटिश शासन के समय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने धीरे धीरे हम लोग को सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया,
क्योंकि भारत ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्रियल नेशन नहीं था, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बूम स्टेज में था, टॉप स्टेज में था। द कॉज ऑफ डिंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द कॉज ऑफ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब एक तो भारत की कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को चौपट कर दिया गया, दूसरी तरफ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज यूरोपियन वर्ल्ड में डेवलप हो रहे थे, ब्रिटेन में डेवलप हो रहे थे, उसके लिए भारत में कोई कोशिश ब्रिटिशर्स, न तो ब्रिटिशर्स लोगों ने की ही, और कुछ भारतीय लोगों ने जो कोशिश की उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। सो ऑन वन हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed heavy tariffs on the export of Indian handicrafts products, and on the other hand allowed free exports of Indian raw materials to Britain and free imports of British products to India। मतलब एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, जो हाथों से बना हुआ सामान सब था, उस पर इतना एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता था कि फ़ॉरेन में जा कर के वो प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टलियर हो जाते थे, और धीरे धीरे फ़ॉरेन में उनका डिमांड कम होते गया। इससे मजबूर होकर के इंडियन फार्मर्स लोग रॉ मटेरियल्स को ही ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करने लगे, और बाद में उसी ब्रिटेन के फैक्ट्री में बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मजबूर हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ द हेवी टैरिफ्स द इंडियन एक्सपोर्ट्स बिकेम कॉस्टलियर एंड इट्स डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट फेल ड्रास्टिकली, दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और क्या हुआ, ये जो बताया मैं पहले कि अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैक्सेस आप बढ़ा दोगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे, तो फॉरेन में तो महंगा हो जाएगा, इसलिए उनका डिमांड कम हो गया, और डिमांड कम होगा तो उस लाइन में रहने वाले लोगों का इनकम कम हो गया, और इस तरह से धीरे धीरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, गिर गई। साइमल्टेनियसली द डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑल्सो फेल। स्वाभाविक रूप से गिरेगा ही। क्यों गिरेगा? ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड टेक्सटाइल्स ऑफ ब्रिटेन। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लैक्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तो कॉटेज इंडस्ट्री चौपट हो गई बाहर, दो कारणों से। पहला कि एक्सपोर्ट ड्यूटी उसका बढ़ा दिया गया, इसलिए फ़ॉरेन से एक्सपोर्ट कम हो गया, मैंने फ़ॉरेन में डिमांड कम हो गया। दूसरा, घर के भीतर, इंडिया के भीतर जो ब्रिटेन की फैक्ट्री में बनी हुई मशीन मेड गुड्स आए, उसके दाम, उसके लुक, उसके फ्लेवर, उसके डिज़ाइन ने इंडियन कस्टमर्स के माइंडसेट को चेंज कर दिया कि वो अब बेटर होगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के बदले में ब्रिटिश मेड गुड्स को ही परचेज करें। रिग्रेशन इन फॉरेन ट्रेड में गिरावट। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन द मोनोपोली पावर ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मतलब पूरे ब्रिटिश शासन में भारत के विदेशी व्यापार पर एक तरह से ब्रिटेन का दबदबा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज द ट्रेड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी? ऐसी ट्रेड पॉलिसी लगाती थी जिससे कि सिर्फ ब्रिटेन को फ़ायदा हो। यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, और इंडिया के यदि रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को दिया जाए तो एक तरह से वो टैक्स फ्री हो, और ब्रिटेन की जो फिनिश्ड गुड्स बन के इंडिया में आए वो भी टैक्स फ्री। On one hand, the exports from India provided the cheap raw materials to the British industries, and on the other hand, India's imports from Britain provided a virgin market for Britain's product। देखिए, एक तरफ क्या हुआ, इंडिया से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होकर के ब्रिटेन जाता था वो सस्ते दाम पर, टैक्स फ्री दाम पर ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिल जाता था, और फिर ब्रिटेन से बना हुआ गुड्स एकदम तैयार बाजार मिल जाता था भारत में। इन आइदर वेज, और दोनों ही में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर बेनिफिटेड। हर तरह से फ़ायदा ब्रिटेन या ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को हो रहा था। मोर ओवर द सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द, और इससे जो फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को का बैकबोन स्ट्रांग हो गया, काफ़ी वो आगे बढ़ गए, तो उससे हुए बेनिफिट को इंडिया में खर्चा करना चाहिए था ना। वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन द इंडियन, वो ज़रा सा भी इंडिया में खर्चा नहीं किया गया। इंस्टेड
It was used in the administrative and war purposes by Britain to spread their colonial power. और उन्होंने यहाँ से सारी कमाई को, यहाँ से होने वाले सारे बेनिफिट को, कमाई को, और अपने प्रशासनिक सुविधाओं में, वॉर में, इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में होने वाले रिवोल्ट को क्रश करने में यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा। थैंक यू।